हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वीबीटी की कमियां के बारे में बात की थी और सीएफटी के बारे में कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने क्या देखा था, जैसे डी कक्षकों में विपाटन हमने देखा था, डी कक्षकों में विपाटन देखा था और डी कक्षक की मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर्स बताई थी, ठीक है। जैसे डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने आप लोग को, ये, ठीक है। डी वाई जेड की क्या स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, ये याद होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स, आपको इंपॉर्टेंट है भाई। ये चीज़ आपको पता होगी ना तो ये मान लेना आप लोग को विपाटन जो है ना बहुत आसानी से समझ में आएगा। डी वाई जेड और एक आपने देखा था डी जेड एक्स, इन सभी कक्षकों की पालियाँ जो है वो अक्षों के मध्य स्थित है। इनको आपने बोला था टी टू जी, ठीक है, इनको आपने बोला था टी टू जी, ठीक है। अब देखो इधर, इसके बाद नेक्स्ट जो दो बच रहे थे आपके कक्षक, एक तो था आपका जो इजी कक्षक बताए थे ना मैंने, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो पालियाँ देखो जरा, ये कक्षक की पालियाँ कहाँ है, इस कक्षक की पालियाँ अक्षों के अनुदिश है, हम ये कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस है, यानी एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की, और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये है आपके डी जेड स्क्वायर की, डी जेड स्क्वायर कक्षक की, ठीक है। इस कक्षक की जो पाली है ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। इस कक्षक की पाली क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अनुदिश, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, बोलो सर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की तो ऐसे बना दी, डी जेड स्क्वायर की ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे कैसे। तो दरअसल एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऐसा माना गया है कि जैसे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है उसी प्रकार से इसी तरीके से मतलब दो अनदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर, डी एक्स एक और होता है जिसमें जो होता है आपके डी वाई स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर। फिर ये माना गया है कि ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होने के बाद फिर इस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये दरअसल एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ठीक है ना। बाकी हमें ये चीज़ याद रखनी है, डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया ना पांचों डी कक्षकों की स्ट्रक्चर, ये आपको याद होनी चाहिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की बता दी मैंने, पालिया अक्षों के मध्य डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन दोनों कक्षों की पालिया अक्षों के अनुदिश होती है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे आगे आप देखोगे विपाटन, ठीक है। विपाटन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता चुका था, आगे और देखते हैं अपन। देखो इधर क्या होता है विपाटन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। दरअसल विपाटन जो होता है धातु के डी कक्षक, यानी धातु के डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं। अब धातु के डी कक्षक बोले विपाटित कैसे होंगे और क्यों होंगे, तो देखो भैया होता क्या है कि धातु के समीप जब लिगेंड आते हैं तो धातु के असंकरित भरे हुए डी कक्षक तथा लिगेंडों के मध्य प्रतिकर्षण से धातु के डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं। अब विपाटन होने का तरीका अलग अलग होता है, अष्टफलकीय संकुल में अलग तरीके से होते हैं, चतुष्फलकीय में अलग तरीके से होते हैं और वर्ग समतली में अलग तरीके से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन, ओके। तो हेडिंग है आपने, सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन। सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन की, ठीक है। अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन बात करेंगे। विपाटन का मतलब समझ में आ गया आपके कि डी कक्षकों का विपाटित होना, ठीक है। अष्टफलकीय संकुल में सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे कि इसमें कितने लिगेंड आते हैं, अर्थात समन्वय संख्या कितनी होती है, तब अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। दरअसल जब समन्वय संख्या 6 होती है
तब अष्टफलकीय संकुल बनता है। अब समन्वय संख्या 6 है, इसका मतलब धातु के समीप कुल कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड। धातु के समीप कुल 6 लिगेंड आते हैं, ठीक है। और वो धातु से फिर बंध बनाते हैं, बंध बनाने के बाद क्या बनाते हैं भाई? बंध बनाने के बाद क्या होता है? एक संकुल बन जाता है, उसकी पर्टिकुलर ज्यामिति हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि धातु के समीप जब लिगेंड आए तो वो 6 लिगेंड किस प्रकार आए और कहाँ कहाँ, मतलब एक ओरिएंटेशन देखें अपन स्पेस में। यदि इस चीज़ को इमेजिन करें तो हम सोचें कि भाई वो लिगेंड कैसे जुड़े होंगे, यानी कि वो लिगेंड धातु से आकर के इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। अब सवाल उठता है, सर अष्टफलकीय संरचना कैसी होती है, क्या होती है अष्टफलकीय? तो देखो भैया, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। अष्टफलकीय संरचना ऐसी होती है, देखो इधर, ये अष्टफलकीय संरचना। मान लीजिए सेंटर जो है ना ये है, सेंटर में मेटल आयन प्रेजेंट है और यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड। सेंटर में क्या हो गया? मेटल आयन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये धातु कुल कितने लिगेंडों से घिरा हुआ है? 6 लिगेंडों से। 6 लिगेंडों से किस प्रकार से घिरा हुआ है? एक अष्टफलकीय रूप से। अष्टफलकीय क्यों बोलेंगे इसका मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन कराता हूँ। देखो इधर इमेजिन करना आप लोग, ये अष्टफलकीय मान लीजिए ये एक वर्ग समतलीय संरचना है, ये वर्ग समतलीय, इसमें एक बॉन्ड में ऊपर लगा दूँ, यहाँ पर एक बॉन्ड इसके यहाँ नीचे लगा दूँ। इमेजिन करना आप लोग, यहाँ पर ये अष्टफलकीय संरचना, यहाँ जो सेंटर में वो मेटल आयन है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इधर इधर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अष्टफलकीय देखो कैसे बनेगी, यानी कि आप इस बिंदु को यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से मिलाओ, एक त्रिभुज सा बन गया आपके यहाँ पर। भाई ये यहाँ था, यू मिलाओ, यू मिलाओ, एक फलक बन गया। इधर वाले को मिलाओ यू, 2 फलक, एक यू मिला दो 3 फलक, एक यू मिला दो 4 फलक और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपको अष्टफलकीय संरचना, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं ये लिगेंड कैसे, किस प्रकार से स्थित है। मान लेते हैं अपन कि ये एक्सिस, ये 3 एक्सिस है, एक को मान लिया मैंने x, एक को मान लिया y और एक को मान लिया z। अपनी मर्जी है उसको x मानो, मर्जी है जिसको y मानो, मर्जी है जिसको z। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर बाद में बना लेंगे अपन दोबारा, ठीक है। अब देखो इधर, मान लीजिए ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक घन मान लीजिए, घन का मतलब एक कमरा, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप इन चीज़ को इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करने के बाद ही ये चीज़ आपकी क्लियर हो पाएगी। मान लीजिए कमरा है और उस कमरे में आपको पता है कुल कितनी दीवारें होती है? 6 दीवारें होती है। उस कमरे का जो केंद्र बिंदु है, मान लीजिए उस कमरे के केंद्र बिंदु पर धातु आयन स्थित है, ठीक है। केंद्र में धातु आयन स्थित है और जो उस कमरे की 6 की 6 दीवारें हैं, उन दीवारों के केंद्र में लिगेंड स्थित है। तो एक बात बताओ जरा, धातु के चारों ओर 6 लिगेंड हो गए, कैसे? कमरा जो था, कमरे में कुल कितनी दीवारें थी? 6। उन 6 दीवारों के सेंटर पे क्या माना आपने? 6 दीवारों के सेंटर पे आपने मान लिया लिगेंड, ठीक है। अब धातु को उन लिगेंडों से तथा उन लिगेंडों को आपस में मिलाने पर एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। आप इमेजिन कर लेना, जैसे मान लीजिए ये एक कमरा था, कमरे में एक ये पॉइंट हो गया, जैसे ये एक दीवार हो गई पूरी, एक बिंदु ये हो गया, एक इसके साइड वाली दीवार हो गई 2, एक उससे अगले वाली हो गई 3, एक इधर वाली 4, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो 1 2 3 4 ऐसे मिलाएंगे तो वर्ग समतलीय हो गया। एक आप उसके ऊपर ले जाओगे, एक थोड़ा सा नीचे, तो ये अष्टफलकीय। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको दरअसल 3D में बता रहा हूँ, ठीक है। 3D में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है ये। बाकी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए कि
प्रत्येक अक्ष पर 2 लिगेंड स्थित है। क्या माना अपन ने कि प्रत्येक एक्स पर 2 लिगेंड स्थित है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस थी, एक इधर है, एक इधर स्थित है इसके। वाई एक्सिस पर 2 लिगेंड मान लिए, एक यहाँ और एक यहाँ। जेड एक्सिस पे 2 लिगेंड मान लिए, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ में आ रही बात? अब ये तीनों एक्सिस जिस बिंदु पर मिलती है वहां मान लिया आपने क्या है, मेटल, धातु आयन स्थित है। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है। अब इस बिंदुओं को आपस में मिलाऊंगा मैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, मिला दिया। इस बिंदु को आप इससे मिलाओगे और फिर इस बिंदु को इससे मिलाओगे, इस बिंदु को इससे मिलाएंगे और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसके बाद इस बिंदु को इससे मिलाएंगे अपन और इसको इससे मिलाएंगे, इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे और इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे। तो बन गई एक अष्टफल की जैसी संरचना। एल, यहाँ लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ। तो अष्टफलकीय जैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। अष्टफलकीय में क्या होता है कि देखो भैया, एक तो ये वर्ग होता है, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड। अब आप कहोगे हमें सर ऐसी संरचना, इसमें तो कुछ इमेजिन ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गौर से देखो, सेंटर में दिख रहा है आपको ये मेटल, या मेटल, इसका एक बॉन्ड देखना जरा, यहाँ से इसको देखो, प्लेन दिखेगा आपको। ठीक है, देखो एक यूँ हो गया, इस स्ट्रक्चर को देखो आपको यहाँ, फिर एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है और एक बॉन्ड नीचे, 4 तो प्लेन में हो गए। अरे इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ तो बना ही नहीं सकता ना, तो इमेजिन करना पड़ेगा। एक यहाँ ये वर्ग हो गया, एक बॉन्ड ऊपर गया और एक बॉन्ड नीचे गया। ठीक है ना, तो ये थी आपकी कौन सी, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना में धातु होता है, इस धातु के समीप कौन आ रहे हैं, लिगेंड। और लिगेंड किस प्रकार से आ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई है। लिगेंड किस प्रकार से आ रहे, माना एक आपने घन मान लिया और उस घन में 6 फलक होते हैं, ये मान लिया कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या स्थित है, लिगेंड। ठीक है, देखो इधर मैं बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहली चीज़ तो कि ये तीनों एक्सिस जहाँ पर मिल रही है, तीनों अक्षों के प्रतिच्छेदित बिंदु पर धातु आयन स्थित है। तो धातु आयन कहाँ स्थित है, ये जो तीनों एक्सिस दिख रही है, इन तीनों एक्सिस के प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित का मतलब तीनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर धातु आयन स्थित है। फिर इसके बाद में माना घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर लिगेंड स्थित है। बात समझ आई? माना घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर लिगेंड स्थित है। ठीक है ना, जैसे एक घन बना लिया, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या माना, लिगेंड मान लिए। तो 6 फलक होते हैं तो 6 लिगेंड हो गए। इन फलक के केंद्र बिंदुओं को आपस में और धातु से मिलाने पर क्या बन गया, अष्टफलकीय संरचना। ठीक है, अब इसमें विपाटन कैसा होगा। ठीक है, लिगेंड कहाँ स्थित है, अक्षों पर। लिगेंड कहाँ स्थित दिखाई दे रहा है, अरे ये एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस हो गई तो देखो एक लिगेंड यहाँ रहा, एक लिगेंड यहाँ। ये वाई एक्सिस आ रही है, एक लिगेंड यहाँ रह गया, एक लिगेंड यहाँ रह गया। ये जेड एक्सिस आ रही है, एक लिगेंड यहाँ रह गया, एक लिगेंड यहाँ रह गया। तो लिगेंड कहाँ स्थित है, एक्सिस पर है। 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पर है, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पर है और 2 लिगेंड जेड एक्सिस पर है। ठीक है, तो यानी कि हमने कह दिया कि लिगेंड कहाँ स्थित है, अक्षों पर स्थित है। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई क्या, कि अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन, यानी विपाटन कैसे होगा उसकी तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, कैसे होगा, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि अष्टफलकीय संकुल बना कैसे, कि धातु के चारों ओर 6 लिगेंड आए और 6 लिगेंड कहाँ से आए, अक्षों से आए।
दो लिगेंड एक्स एक्सिस से आए, दो लिगेंड वाई एक्सिस से आए, दो लिगेंड जेड एक्सिस से धातु के समीप आए। अब धातु के कांटेक्ट में आ गए। अब धातु के पास तो आपको पता है 5D कक्षक है। अब वो 5D कक्षक इन लिगेंडों से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। कोई कक्षक कितना प्रतिकर्षित होगा उस आधार पर क्या होगा, यहाँ पर विपाटन होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आप लोग को इसमें विपाटन। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये बातें याद रखना जो मैंने बताई है। ठीक है ना। अब देखो इधर, इसके बाद में विपाटन में देखते हैं अपन। ये धातु के 5D कक्षक थे, 2 3 4 5। ठीक है, अब इनमें जो विपाटन हुआ, विपाटन इस प्रकार से होता है कि ये तो 3 तो पहुंच जाते हैं नीचे और 2 पहुंच गए ऊपर। जो 3 नीचे गए उनको नाम दे दिया गया T2G, 2 ऊपर गए उनको नाम दे दिया गया EG। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको नाम दे दिया गया डेल O। ठीक है, ये T2G जो है इसकी ऊर्जा से कितने कम है वो हम यहाँ देखते हैं। कम होंगे तो माइनस कितना, माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ भैया, 4 डेल O। इसमें कितना आएगा ऊपर, प्लस 0.6 डेल O। बात समझ गए। अच्छा, इसको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। यदि आपको कभी ऐसा लग रहा है कि सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 ऊपर लगाए कि नीचे लगाए, 4 नीचे लगाएं कि ऊपर लगाए, इसको याद करने का एक देसी तरीका है। ये तो याद कर लो, जो नीचे आएगा उसमें तो माइनस का साइन आएगा और ऊपर जाएगा उसमें पॉजिटिव वाला। अब इसको कैसे याद करें कि 6, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। 3 है ना, 2 4 6, 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौका 24, 2.4। ऊपर वाले में कितने मैक्सिमम, 4, 4 को 6 से गुणा करो, 4 छिपे 24, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगभग 2.4 आएगा। अब आप मान लीजिए गलती से यहाँ 6 लिख दो, गुणा करके देखो 6 का 36 हो जाएगा ना। तो ये याद करने का तरीका है। और बाकी तो आप याद कर सकते हो कि 0.6 ऊपर और 0.4 नीचे आएगा। ठीक है, ये विपाटन है अष्टफलकीय शंकुलों में। अब सवाल उठता है कि सर ये 3 ही नीचे क्यों आए, 2 ऊपर क्यों गए, ये 2 नीचे क्यों नहीं आए, यदि 3 वाले ऊपर क्यों नहीं गए, बंटवारा हुआ तो 3 और 2 में ही क्यों हुआ, 4 और 1 में भी तो हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें अपन देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात ही। अब हम ये देखते हैं कि हुआ किस तरीके से है ये। ठीक है ना। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन इसमें। अब देखो भैया, अभी आपने इमेजिन किया था, ये एक घन लिया, घन का मतलब एक कमरा मान लिया। इस कमरे में क्या माना था आप लोगों ने, आपने ये माना था कि घन में जो तीनों एक्सिस है, तीनों एक्सिस जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपने क्या मान लिया था, यानी उस बिंदु तीनों एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित बिंदु जो है वहाँ पर धातु आयन स्थित है। तो मैं तीनों एक्सिस तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, और आपको पता बोर्ड तो 2D में होता है, तीनों एक्सिस का मतलब तो 3D हो गई। तो आपको मैं 2 ही एक्सिस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और एक मैंने वाई एक्सिस ले लिया। ये जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर कौन है, मेटल है। एक एक्सिस होगी जो इसके सामने की ओर जाएगी और एक इसके बोर्ड के पीछे की ओर जाएगी। ठीक है भैया। और आपको पता है लिगेंड कहाँ स्थित है, लिगेंड प्रत्येक फलक के केंद्र पर। यहाँ पर 2 एक्सिस ले रहा हूँ तो मैं आपको पता है 4 फलक से भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। मान लीजिए क्योंकि 2 एक्सिस है, एक एक्सिस पर 2 लिगेंड है तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 ही लिगेंड दिखा सकता हूँ मैं। क्यों 2 भाई, यदि मैं इस पर जेड एक्सिस और मेंशन कर देता तो फिर मैं 6 के 6 दिखा देता। तो एक लिगेंड यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस पर 2 लिगेंड है, वाई एक्सिस पर 2 लिगेंड है और जेड एक्सिस पर भी 2 लिगेंड है, लेकिन जेड एक्सिस में यहाँ दिखा नहीं रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 एक्सिस से इस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि यदि मैं धातु के ये बनाता हूँ, कौन से कक्षक, धातु के पास तो 2 तरह के कक्षक है।
आधे तो कक्षक वो है, आधे या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ कक्षक तो ऐसे हैं जिन कक्षकों की पालियाँ अक्षों के मध्य स्थित है, तथा कुछ कक्षक ऐसे हैं जिनकी पालियाँ अक्षों के अनुदिश है। तो मैं यहाँ पर उन कक्षकों की बात कर रहा हूँ जिनकी पालियाँ अक्षों के मध्य में है। ठीक है, इधर मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, यानी एक और बनाते हैं घन। ठीक है, और देखो जरा इसमें अपन चर्चा करते हैं। एक घन ये बना दिया मैंने, इसमें भी वही एक्सिस ली मैंने, ये एक्स एक्सिस मान ली और ये वाई एक्सिस मान ली। आपको पता है लिगेंड तो वही कहाँ स्थित है, अक्षों पर। लिगेंड कहाँ स्थित है, अक्षों पर। ठीक है, और ये एक्सिस जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित हो रही है वहाँ पर कौन स्थित है, ये एक्सिस जिन बिंदु आपस में जहाँ मिलती है वहाँ पर कौन है, मेटल। ठीक है, अब देखो ये मेटल है, यहाँ पर उन कक्षकों की बात की जा रही है जिनकी पालियाँ अक्षों के अनुदिश है। ये हो गई, ये लो भैया। ऐसे कक्षक कौन से हैं, इजी भाई। ऐसे कक्षक जिनकी पालियाँ अक्षों के जो अनुदिश होती है वो तो इजी कक्षक है। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि इजी कक्षकों की पालियाँ अक्षों के अनुदिश होती है, और T2G कक्षक जो होते हैं इनकी पालियाँ अक्षों के मध्य स्थित होती है। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, इन डायग्राम को देख करके आपकी भी समझ में आ रही होगी बात। ये लिगेंड, ये कक्षक की पाली, यहाँ पर ये लिगेंड और ये कक्षक की पाली। कौन सी कंडीशन में कक्षक की पालियाँ लिगेंडों को ज़्यादा समीप है? आप डायग्राम देखो और डायग्राम देख करके एक बार सोचो। नहीं समझ में आ रही तो बटन पॉज करो और फिर इसको आराम से देखो और फिर सोचो कि इन दोनों में से कौन सी स्थिति में कक्षक की पालियाँ लिगेंडों के ज़्यादा पास में है। देखो यहाँ पालियाँ भी अक्षों के अनुदिश हो रही है और लिगेंड भी अक्षों पर ही है, तो ये तो लिगेंडों के, ये जो कक्षक है इनकी पालियाँ लिगेंडों के एकदम सिद्ध में आ गई, बिल्कुल आमने सामने आ गई है। तो जबकि यहाँ पर क्या है, कक्षक की पालियाँ इधर है, अरे ये तो एक्सिस जा रही है और लिगेंड अक्षों पर है, जबकि कक्षक की पालियाँ अक्षों के अनुदिश नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पास में आ गई लिगेंडों के, ये थोड़ी दूर है। तो ये तो क्या हुए, ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गए। ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गए तो ऊर्जा ज़्यादा हो गई, और ये वाले कम प्रतिकर्षित हुए। कम प्रतिकर्षित हुए तो ऊर्जा कम होगी। इसीलिए तो हमने बताया था आपको, देखो इधर विपाटन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये 5, फिर ये इस तरीके से, ये लो भैया, यही तो विपाटन बताया था। T2G नीचे और इजी ऊपर। इजी ऊपर क्यों गए, क्योंकि इनकी पालियाँ ये जो है लिगेंडों के बिल्कुल सिद्ध में है, तो ज़्यादा प्रतिकर्षित होती है। ज़्यादा प्रतिकर्षित होते तो इनकी ऊर्जा का मान ज़्यादा, ये कम प्रतिकर्षित होती है, कम प्रतिकर्षित होती है तो इनकी ऊर्जा का मान कम। जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा विपाटन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो गैप है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई। ये था आपके अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन। ठीक है,